पाठ 7.3 जेब कतरा। ज्ञान प्रकाश विवेक जी का बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षाप्रद लघु कथा है। लघु कथा का तात्पर्य छोटी कहानी। छोटी कहानी को ही लघु कथा कहा जाता है। इस पाठ का नाम है जेब कतरा। इस नाम से आप लोग परिचित हैं। जेब कतरा का अर्थ होता है जेब काटने वाला, जेब कतरने वाला। अक्सर बस स्टॉप में, रेलवे स्टेशन में, ट्रेन में या कोई भीड़ वाले स्थान में ऐसा कार्य करने वाले लोग रहते हैं और दूसरों की जेब को काट करके पैसे, पर्स वगैरह ये लोग चोरी कर लेते हैं और इसी प्रकार से ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं। तो ऐसा ही एक जेब कतरा की लघु कथा हम पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ का शीर्षक भले आपको उतना अच्छा नहीं लग रहा होगा क्योंकि गलत कार्य से संबंधित यह जो नाम है जेब कतरा, लेकिन इस पाठ की शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही मानवीय संवेदनाओं से स्पर्श कराने वाला यह पाठ है। तो आइए ज्ञान प्रकाश विवेक जी इस जेब कतरा पाठ के माध्यम से बच्चों को और समाज को क्या शिक्षा देना चाहते हैं हम पढ़ेंगे। उसके पूर्व देखते हैं हम ज्ञान प्रकाश विवेक जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। तो ज्ञान प्रकाश विवेक वर्तमान में हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण नाम है। आपने कहानी, कविता और हिंदी गज़लें लिखी है और लघु कथाएं भी। आपका जन्म हरियाणा के बहादुरगढ़ जिले में 1948 में हुआ था। आपके कई कहानी संग्रह, अलग अलग दिशाएं, शहर गवाह है, उसकी ज़मीन, शिकारगाह और मुसाफिर खाना, ये उनके कहानी संग्रह है। बच्चों याद रखेंगे ज्ञान प्रकाश विवेक जी के कोई एक कहानी का नाम बताइए, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, या उनकी कोई कहानी दे देंगे, यह किन की रचना है, इस प्रकार से भी प्रश्न 1 नंबर का पूछा जाता है। तो सभी इनके कृतित्व को आप लोग याद रखेंगे, है ना। एक कविता संग्रह दीवार से झांकती रोशनी, एक कविता संग्रह है, और गजल संग्रह धूप के हस्ताक्षर आँखों में आसमान, ये उनके गजल संग्रह है, ये प्रकाशित हो चुके हैं। आपका एक उपन्यास दिल्ली दरवाज़ा काफ़ी मशहूर हुआ है। आपको हरियाणा साहित्य अकादमी ने 3 बार पुरस्कृत किया है। तो ये रहा संक्षिप्त जीवन परिचय ज्ञान प्रकाश विवेक जी का। और आइए अब हम पढ़ते हैं जेब कतरा लघु कथा, ठीक है। तो छोटा सा लघु कथा है, नाम ही लघु कथा है, पढ़ते हैं। बस से उतरकर जेब में हाथ डाला। लेखक कहता है कि मैं जैसे ही बस से उतरा तो जेब में हाथ डाला। लेखक कहीं सफ़र कर रहे थे और जब हम भी कहीं सफ़र में जाते हैं तो बस में बैठते हैं या बस से उतरते हैं तो अक्सर हमारा हाथ जो है जेब में जाता है कि मैं पैसा पकड़ा हूँ या कोई पर्स है या कोई सामान है, वो है कि नहीं। लेखक भी यही करता है, बस से जैसे ही उतरता है जेब में हाथ डालता है। मैं चौंक पड़ा, जेब कट चुकी थी। लेखक कहता है कि मैं आश्चर्यचकित हो गया क्योंकि लेखक का जेब कट चुकी थी। जेब में था भी क्या, कुल 9 रुपये और एक खत। लेखक के जेब में क्या था, कुल 9 रुपये मात्र और एक खत था जो मैंने माँ को लिखा था कि मेरी नौकरी छूट गई है। लेखक ने अपने जेब में 9 रुपया पैसा रखा था और एक खत रखा था। उस खत में उन्होंने लिखा था कि मेरी नौकरी छूट गई है, अभी पैसे नहीं भेज पाऊंगा। 3 दिनों से वह पोस्ट कार्ड जेब में पड़ा था, पोस्ट करने को मन ही नहीं कर रहा था। तो बच्चों, जिस व्यक्ति का नौकरी छूट गया हो, है ना, उनकी हालात आप समझ रहे होंगे कि उनकी स्थिति किस प्रकार से रही होगी। इसीलिए लेखक जो है खत जरूर लिखा था अपने माँ के लिए, लेकिन खत को पोस्ट नहीं कर पा रहा था, उनका मन ही नहीं कर रहा था क्योंकि उनका मन टूट गया था, क्योंकि उसका नौकरी भी छूट गया था और उनका आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गया था। इसलिए प्रत्येक माह वह अपनी माँ को जो पैसा भेजता था वह नहीं भेज पा रहा था। 9 रुपये जा चुके थे। यूँ 9 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन जिसकी नौकरी छूट चुकी हो उसके लिए 9 रुपये 900 से कम नहीं होते। सही बात है बच्चों, जिसकी नौकरी छूट चुकी हो उसके लिए 9 रुपया जो है 900 से कम नहीं होता है। तो लेखक यही बात कह रहा है
कि 9 रुपये वैसे कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन जिसकी नौकरी छूट चुकी हो उसके लिए 9 रुपये बहुत बड़ा रकम होता है, 900 से कम नहीं होता है। तो इस प्रकार की जो बात है वह लेखक क्यों कहता है? क्योंकि लेखक आर्थिक तंगी में है, उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुका है, नौकरी उनका छूट गया है और इसलिए वह बहुत निराश भी है। और इसी कारण से जो खत लिखा है, जो उनके जेब में 3 दिन से पड़ा है, उसको पोस्ट करने को उनका मन नहीं कर रहा था। कुछ दिन गुजरे, माँ का खत मिला। कुछ समय गुजरने के बाद माँ का खत मिलता है लेखक को। पढ़ने से पूर्व मैं सहम गया। लेखक कहता है कि पढ़ने से पूर्व मैं सहम गया। क्यों सहम गया? क्योंकि जरूर पैसे भेजने को लिखा होगा, मैं अभी तक पैसा नहीं भेजा हूँ, जरूर इसमें पैसे नहीं भेजे हैं, ऐसा माँ इस पत्र में जिक्र की होगी। लेकिन खत पढ़कर मैं हैरान रह गया। पहले तो लेखक जो है खत को देखते ही वो सहम गया। सहम गया मतलब चिंतित हो गया थोड़ा था कि मैं अभी तक अपने माँ को पैसा नहीं भेजा हूँ। लेकिन जैसे ही वह पत्र को पढ़ता है, लेखक बोलता है मैं हैरान रह गया, आश्चर्यचकित हो गया। माँ ने लिखा था, बेटा तेरा भेजा 50 रुपये का मनी ऑर्डर मिल गया है। तू कितना अच्छा है रे, पैसे भेजने में कभी लापरवाही नहीं बरतता है। और इसीलिए लेखक जो है आश्चर्यचकित हो जाता है कि मैं तो पैसा भेजा ही नहीं हूँ अपनी माँ को, लेकिन माँ को पैसा किसने भेजा? क्योंकि उस पत्र में क्या लिखा है कि बेटा तेरा भेजा 50 रुपये का मनी ऑर्डर मिल गया है, तू कितना अच्छा है रे, पैसे भेजने में कभी लापरवाही नहीं बरतता है। इस प्रकार से उस पत्र में लिखा है। जबकि बच्चों, लेखक ने अपनी माँ को पैसा भेजा ही नहीं है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि लेखक की माँ के पास पैसा कौन भेजा होगा, लेखक को भी नहीं पता, लेकिन पत्र में ऐसा लिखा है। इसीलिए लेखक बहुत हैरान रह जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। आइए देखते हैं क्या होता है। मैं इसी उधेड़ बुन में लग गया कि आखिर माँ को मनी ऑर्डर किसने भेजा होगा। वह सोच में पड़ गया, वह चिंतन करने लगा कि आखिर माँ को पैसा भेजा तो किसने भेजा, मैं तो भेजा नहीं हूँ। लेकिन कुछ दिन बाद एक और पत्र मिला लेखक को, और उसमें चंद लाइनें थी आड़ी तिरछी। कुछ पंक्तियों में वह पत्र था आड़ी तिरछी, उतना अच्छा अक्षर भी स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा था। लेखक बहुत मुश्किल से उस खत को पढ़ पाया। और उसमें क्या लिखा था? लिखा था, भाई 9 रुपये तुम्हारे और 41 रुपये अपनी माँ अपनी ओर से मिलाकर मैंने तुम्हारी माँ को मनी ऑर्डर भेज दिया है। पुनः देखिए एक बार क्या लिखा है। भाई 9 रुपये तुम्हारे और 41 रुपये अपनी ओर से मिलाकर मैंने तुम्हारी माँ को मनी ऑर्डर भेज दिया है। फिक्र मत करना, माँ तो सबकी एक जैसी होती है, वह क्यों भूखी रहे, तुम्हारा जेब कतरा। तो बच्चों देखिए, इस पत्र को जेब कतरा ने लिखा था। जो जेब कतरा लेखक के जेब को काटा था और लेखक के जेब से वह 9 रुपये और खत जो चोरी किया था, वही जेब कतरा जो है लेखक के पास, लेखक के माँ के पास कितना रुपया पैसा भेजा है? 50 रुपये पैसा भेजा है। तो 50 रुपये कैसे भेजा? लेखक के जेब में जो 9 रुपये था और उस 9 रुपये में 41 रुपये मिलाकर जेब कतरा लेखक की माँ के पास कुल 50 रुपये मनी ऑर्डर किया है। और बोलता है, क्या बोलता है कि फिक्र मत करना, माँ तो सबकी एक जैसी होती है। देखिए कितनी बड़ी बात है, वह क्यों भूखी रहे, तुम्हारा जेब कतरा। अब बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर जेब कतरा ने लेखक की माँ के पास पैसा क्यों भेजा। तो ये लाइन देखिए, माँ तो सबकी एक जैसी होती है ना। माँ किसी की हो लेकिन माँ तो माँ होती है। माँ के प्रति वह किसी की माँ हो, भावना बहुत उदार हो जाती है। लेखक की माँ की कष्ट को देख करके जेब कतरा का हृदय द्रवित हो जाता है, हृदय परिवर्तन हो जाता है। और ये व्यक्ति है जिनका मैं जेब काटा हूँ, उसकी माँ जरूर दिक्कत में होगी, परेशानी में होगी, क्योंकि यह व्यक्ति अपनी माँ को
पैसा नहीं भेज पा रहा है क्योंकि इसका नौकरी छूट गया है। मानवीय संवेदना, दूसरों की वेदना में अपनी वेदना की अनुभूति करना ही बेटा क्या होता है, मानवीय संवेदना होता है। दूसरों के तकलीफ, दूसरों के दुख में दुखी होना ही मानवीय संवेदना कहलाता है। तो इस प्रकार से मानवीय संवेदनाओं से स्पर्श कराने वाला यह पाठ है, इंसानियत का पाठ पढ़ाने वाला, मानवता का पाठ पढ़ाने वाला यह पाठ है। क्योंकि जेब कतरा जैसा व्यक्ति भी देखिए माँ को दुखी नहीं देख सकता। वह लिखता है कि माँ तो सबकी एक जैसी होती है, वह क्यों भूखी रहे। तो भले वह जेब कतरा है, गलत कार्य जरूर कर रहा है, लेकिन माँ के प्रति उनकी भावना देखिए कितनी उदार है और कितनी मानवीय संवेदना है, कितनी मानवता, कितनी इंसानियत है उस जेब कतरा में। भले वह जरूर क्या बोलते हैं गलत कार्य कर रहा है। तो बच्चों, इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि कोई व्यक्ति भले गलत कार्य कर रहा है, जेब कतरा जरूर है, उनकी कुछ मजबूरी रही होगी, है ना, कोई व्यवस्था रहा होगा, इसीलिए वह जेब कतरने जैसा गलत कार्य, अनैतिक कार्य कर रहा है। लेकिन उस व्यक्ति में भी मानवता, इंसानियत और मानवीय संवेदना है। तो इससे स्पष्ट होता है कि वह व्यक्ति आखिर जेब कतरा क्यों बना होगा। यह चिंतन करने वाली बात है। जबकि इतनी मानवीय संवेदनाओं से, इंसानियत और मानवता से उनका हृदय भरा पड़ा है, फिर भी वह जेब कतरने का कार्य क्यों कर रहा है। तो जरूर बच्चों, ऐसे जो कार्य करते हैं, अनैतिक कार्य में लगे होते हैं, उनके पास कुछ मजबूरियां होती है। इस पाठ से स्पष्ट होता है कुछ व्यवस्था होती है। इसका कारण है कि बेरोजगारी। आज हमारा देश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। बेरोजगार व्यक्ति मजबूर होकर ऐसे कार्यों को करने के लिए विवश हो जाता है और यही कारण है कि यह जो जेब कतरा जो व्यक्ति है, इतनी मानवीय संवेदनाओं से भरे होने के कारण भी वह जेब कतरने जैसा अनैतिक कार्य को कर रहा है। तो आज हमारे देश में जो बेरोजगारी की समस्या है, यह बहुत बड़ी विकराल समस्या है। अनेक बेरोजगार हैं। तो कोई व्यक्ति बेरोजगार क्यों बनता है, बेरोजगारी की क्या कारण है बच्चों, आज हमें चिंतन करना होगा, मनन करना होगा। क्योंकि बेरोजगारी आज बहुत हावी है। तो जनसंख्या वृद्धि, तकनीकी शिक्षा का अभाव, रोजगार मूलक शिक्षा का अभाव, सामाजिक जागरूकता की कमी, मानसिक स्तर विकसित न होना, ये सभी बेरोजगारी के कारण है। और दूसरी बात, एक तो परिवार में भी एक संस्कारक्षम वातावरण निर्मित नहीं हो पाता है। हमारे आसपास का जो परिवेश होता है वह भी उचित नहीं होता है, एक मनुष्य के लायक उचित नहीं होता है। एक वातावरण, एक अच्छा परिवेश मनुष्य को जो मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है। ऐसे अनेक कारणों से जो अनैतिक कार्य करते हैं, ऐसे लोग उस कार्य को करने के लिए विवश हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। तो ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। तो यह पाठ छोटा सा लघु कथा है, लेकिन इनकी शिक्षा बहुत बड़ी है। मानवीय संवेदनाओं से स्पर्श कराने वाला यह पाठ है। तो आइए बच्चों, प्रश्न उत्तर देखते हैं। लेखक की माँ को जेब कतरे ने पैसे क्यों भेजे। तो अभी हम पढ़ें तो लेखक की माँ को जेब कतरे ने पैसे क्यों भेजे, क्योंकि लेखक के जेब से पैसे के साथ मिले पत्र को पढ़कर जेब कतरे का मन द्रवित हो गया था। माँ की याचना को वह ठुकरा नहीं सका और लेखक की माँ को पैसे भेजे। ठीक है, क्योंकि उनमें मानवता और इंसानियत था। वह लेखक की जो आर्थिक समस्या है उसको भी वह पत्र के माध्यम से पढ़ लेता है कि लेखक का नौकरी छूट चुका है और वह अपनी माँ को पैसे नहीं भेज पा रहा है, इसलिए उनका हृदय द्रवित हो जाता है और लेखक की माँ के पास जेब कतरे ने पैसे भेजे। जेब कतरा पाठ के लेखक कौन है, यहाँ प्रश्न नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है जेब कतरा पाठ के लेखक कौन है, ज्ञान प्रकाश विवेक। ठीक है,
और अगला प्रश्न देखते हैं। जिसकी नौकरी छूट चुकी हो उसके लिए 9 रुपये 900 से कम नहीं होते, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? तो देखिए, तो लेखक नौकरी छूट जाने के कारण आर्थिक संकट में था। वह अपनी माँ को रुपये नहीं भेज पा रहा था। उसके पास बचे मात्र 9 रुपये भी जेब कतरे के पास चले गए थे, इसलिए वह नौकरी और आर्थिक संकट से जूझने के कारण यह वाक्य कहता है। ठीक है बच्चों। प्रश्न 3 है, जेब कतरा कहानी पढ़ने के बाद मन में कौन से भाव जागृत होते हैं, लिखिए। तो इस कहानी को पढ़कर यह भाव जागृत होता है कि माँ के प्रति भावना कितनी उदार हो जाती है, चाहे वह लेखक की माँ हो या जेब कतरे की माँ हो, लेकिन माँ तो माँ होती है। तो इस कहानी को पढ़ने के बाद हमारे मन में ऐसा भाव जागृत होते हैं कि मानवीय संवेदना, मानवता, इंसानियत हर व्यक्ति में होता है, चाहे वह जेब कतरा ही क्यों ना हो। अगला प्रश्न है, आपके हिसाब से कौन कौन से काम गलत है? तो ये तो आप लिख सकते हैं। तो चोरी, बेईमानी, माँ का अनादर नहीं करना चाहिए, ये भी है। किसी की आवश्यकता की पूर्ति करते समय में अपना पराया का भाव नहीं आना चाहिए हमारे मन में। तो अपने पराये का भाव मन में रखना ये गलत है। किसी की आवश्यकता की पूर्ति ना करना ये भी गलत काम है। चोरी, बेईमानी, झूठ बोलना, गलत राह में चलना, ये सभी गलत काम है। इसको आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, आपके पैसे खो जाए तो आपको कैसा महसूस होगा? अगर आपके पैसे खो जाए, तो पैसे खो जाए या चोरी हो जाए, दोनों एक ही दशा है। हमें दुख होता है, इसमें क्या होता है? दुख, हमें बहुत तकलीफ होती है जब हमारा पैसा खो जाता है। ठीक है। प्रश्न 3, बेरोजगारी के कारण क्या क्या है? तो बेरोजगारी के अनेक कारण हैं, भी बता रहा था मैं। बेरोजगारी के कारण क्या क्या है? एक तो जनसंख्या वृद्धि है ना, ये प्रमुख कारण है। जनसंख्या वृद्धि दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तकनीकी शिक्षा का अभाव हमारे देश में है। रोजगार मूलक शिक्षा का अभाव, ये भी कारण है। सामाजिक जागरूकता की कमी, मानसिक स्तर विकसित ना होना, ये सभी बेरोजगारी के कारण है। ठीक है। और प्रश्न 4 है, लेखक ने अपने साथ घटी एक घटना को कहानी के रूप में प्रस्तुत किया है। आप भी अपने साथ घटी किसी घटना को इस प्रकार प्रस्तुत करें। तो ठीक है, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, यही महत्वपूर्ण है और बाकी तो नहीं है। ठीक है, तो इस पाठ को आप लोग ठीक से अध्ययन करें, समझें और सभी प्रश्नोत्तर आप लोग अपने कॉपी में लिखें। धन्यवाद।